हेलो स्टूडेंट्स। अपन पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। तो आज की क्लास में हम उसका लास्ट कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, डेट इज फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स। कल अपन ने पढ़ा था ओवर सब्सक्रिप्शन। आज अपन पढ़ रहे हैं फीचर ऑफ शेयर्स एंड री इशू ऑफ शेयर्स, जो कि इस चैप्टर का लास्ट कंसेप्ट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक इशू ऑफ शेयर्स में। टॉपिक फीचर ऑफ शेयर्स। तो देखो, व्हाट इज मीन बाय फोर फीचर ऑफ शेयर्स, क्या मतलब होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स का? फोर फीचर ऑफ शेयर्स का मतलब ये होता है कि एनी कॉल मनी विच हैज बीन ड्यू बाय द कंपनी, कंपनी ने तो ड्यू कर दी, बट कुछ शेयर होल्डर्स ने अभी तक उसको पे करा नहीं है, कुछ शेयर होल्डर ने उसको पे करा नहीं। अब कंपनी बार बार उनसे रिक्वेस्ट कर रही है, उनको रिमाइंडर्स डाल रही है कि आपका कॉल मनी ड्यू हो चुका है, उसको आप डिपॉजिट करा दो, बट वो शेयर होल्डर उस कॉल का पैसा डिपॉजिट नहीं करा रहा। तो बार बार रिमाइंडर डालने पर भी अगर आपका शेयर होल्डर उस कॉल के अमाउंट को अगर डिपॉजिट नहीं कराता, तो अल्टीमेटली लास्ट में कंपनी उसके शेयर्स को क्या करती है, फोरफीट कर लेती है। क्या करती है? फोरफीट कर लेती है। तो शेयर्स फोरफीट करने में क्या करती है कंपनी? कंपनी ये करती है कि सामने वाले शेयर होल्डर को कंपनी ने जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, उन सारे शेयर्स को कंपनी कैंसिल कर देती है। और अभी तक सामने वाले शेयर ने जितना भी कैपिटल अमाउंट पे कर दिया है, सामने वाले आप उस शेयर ने अभी तक जितना भी कैपिटल अमाउंट पे कर दिया है, कंपनी को अभी तक जितना भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हो गया है, वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका फोरफीट कर लेती है, जब्त कर लेती है। तो ये होता है किसमें? फोर फीचर ऑफ शेयर्स में। समझ में आ गया व्हाट इज फोर फीचर? कि कॉल मनी ड्यू हो गई, शेयर ने पे करा नहीं, कंपनी बार बार रिमाइंडर डाल रही है काइंडली डिपॉजिट द कॉल मनी, बट वो शेयर डिपॉजिट नहीं करा रहा। तो अल्टीमेटली कंपनी उसके शेयर्स को फोरफिट करेगी। तो फोर फीचर में क्या करेगी कंपनी? सामने वाले शेयर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, वो सारे शेयर कंपनी उसके कैंसिल कर देगी। और अभी तक उस शेयर होल्डर ने जितना भी कैपिटल अमाउंट कंपनी को पे कर दिया है, वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करेगी? फोरफीट कर लेगी। तो ये होता है फोर फीचर ऑफ शेयर्स में। अब बात आती है इसकी अकाउंटिंग कैसे की जाती है, हम इसकी अकाउंटिंग कैसे करते हैं। तो अभी मैंने बताया फोर फीचर में क्या होगा कि सामने वाले शेयर होल्डर को जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें, कंपनी उन सारे शेयर्स को कैंसिल कर देगी। तो शेयर्स कैंसिल होंगे, तो इससे क्या होगा? इससे कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। इससे कंपनी की क्या कम हो जाएगी? शेयर कैपिटल कम हो जाएगी। तो शेयर कैपिटल क्या है? शेयर कैपिटल आपकी लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको हम करते हैं क्या? डेबिट। तो जब भी शेयर्स फोरफिट होंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। समझ में आया क्यों डेबिट होगा? क्योंकि सामने वाले शेयर होल्डर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी ने अलॉट करें, कंपनी उन सारे शेयर्स को कैंसिल कर रही है। तो शेयर्स को कैंसिल करने से क्या हुआ? कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो गई, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं हम डेबिट। तो इसलिए जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे, तो शेयर कैपिटल अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड। हमेशा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि कंपनी की कैपिटल कम हो रही है। अब बात आ रही है कि शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट तो होगा, बट किस अमाउंट से डेबिट होगा? तो शेयर कैपिटल अमाउंट डेबिट होगा कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट का मतलब कि जिस डेट को कंपनी शेयर्स को फोरफिट कर रही है, उस दिन तक कंपनी ने जो भी अमाउंट अपने शेयर होल्डर से कॉल्ड कर लिया है, मंगवा लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाएगी, और उस कॉल्ड अप कैपिटल से आप शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे। तो एग्जाम में एमसीक्यू में भी क्वेश्चन आता है कि विच अकाउंट इज ऑलवेज डेबिटेड एट द टाइम ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर। तो आपका आंसर होगा शेयर कैपिटल अकाउंट। दूसरा एमसीक्यू क्वेश्चन आता है कि एट द टाइम ऑफ फोरफीचर शेयर कैपिटल अकाउंट इज डेबिटेड बाय। तो आपका आंसर होगा कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट, कि जिस डेट को कंपनी शेयर फोरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने जितना भी अमाउंट शेयर होल्डर से कॉल्ड कर लिया है, उस अमाउंट से आपका शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। अब क्रेडिट किसको करेंगे? जिन भी कॉल का पैसा शेयर ने पे नहीं करा, उन कॉल्स को क्रेडिट करेंगे। जैसे शेयर ने अलॉटमेंट पे नहीं करा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट होगा। क्यों क्रेडिट होगा? क्योंकि जब अलॉटमेंट मनी ड्यू हुआ होगा, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट हुआ होगा फुल अमाउंट से,
बट आपको फुल अमाउंट मिला नहीं, तो आपने शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था, तो अपने सारे शेयर होल्डर्स को अपना डेटर बना रखा था, तो इस शेयर होल्डर से भी आपको ये अमाउंट मिला नहीं, अलॉटमेंट मनी मिला नहीं, तो वो अभी भी आपका डेटर बना हुआ है, बट वो अब अमाउंट अब आपको कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि आपने उसके शेयर्स को फोरफिट कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट जो अभी भी डेबिट हो रखा है उसको आपको खत्म करना है, तो इसलिए शेयर अलॉटमेंट अकाउंट कर देंगे क्रेडिट। तो जब भी शेयर फोरफिट हुए तो शेयर कैपिटल अकाउंट तो डेबिट होगा, क्रेडिट क्या करेंगे, जिन भी कॉल का पैसा नहीं दिया उनको क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया तो टू शेयर सेकंड कॉल। समझ में आ गया क्यों क्रेडिट कर रहे हैं? क्योंकि इन सबको जब ड्यू करा होगा तो ये सब डेबिट हो रखे होंगे कंपनी की बुक्स में, तो अब इनको डेटर बनाए रखने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये शेयर्स कैंसिल हो गए, तो अब इनसे अब कभी पैसा नहीं आने वाला, तो उन अकाउंट को क्लोज करने के लिए इनको कर देंगे क्रेडिट। और क्या क्रेडिट होगा? शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होगा। शेयर फॉरफीचर में कौन सा अमाउंट क्रेडिट करेंगे? अभी बताया कि आपके शेयर होल्डर ने जो भी कैपिटल अमाउंट पे कर दिया है वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी, जब्त कर लेगी। तो ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है इसको हम क्रेडिट करेंगे किससे? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है उससे। और ये जो शेयर फॉरफीचर अकाउंट है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर, ये आपका नॉमिनल अकाउंट नेचर होता है। तो कंपनी कैपिटल अमाउंट फॉरफिट कर रही है तो ये क्रेडिट हो जाएगा, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट कर देंगे क्रेडिट किससे? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है उससे। अब क्या होता है, रिसीव तो कई बार सिक्योरिटी प्रीमियम भी हो जाता है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिट नहीं किया जाता, केवल जो शेयर होल्डर कैपिटल अमाउंट पे करता है उसी कैपिटल अमाउंट को कंपनी क्या करती है? फॉरफिट करती है, वही पैसा शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट होता है एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। समझ में आई बात? अब शेयर तीन तरीके से इशू हुआ था, पार दो तरीके से, पार पे और प्रीमियम पे। तो दोनों ही केसेस में शेयर्स को फॉरफिट करने की अलग अलग एंट्री पास होती हैं। जैसे सबसे पहले अपन केस ले रहे हैं, इफ शेयर्स वर इशूड एट पार, कि अगर आपने शेयर को पार पे इशू करा है और देन आप उस शेयर्स को अगर फॉरफिट कर रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? तो अभी बताया जब भी शेयर्स फॉरफिट होंगे तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। किससे डेबिट होगा? कॉल्ड अप कैपिटल से। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे किससे? कॉल्ड अप कैपिटल से। समझ में आ गया शेयर कैपिटल अकाउंट क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि सामने वाले शेयर को जो भी नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट करें कंपनी ने उनको कैंसिल कर दिया, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो गई, कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो करते हैं डेबिट, तो इसलिए शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। और किससे डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल से। कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब जिस डेट को कंपनी जिस डेट को कंपनी शेयर्स जिस डेट को कंपनी शेयर फॉरफिट कर रही है उस डेट को कंपनी ने जो भी अमाउंट कॉल्ड कर लिया है उस कॉल्ड वो कहलाएगी आपकी कॉल्ड अप कैपिटल, तो उससे आपका ये शेयर कैपिटल अकाउंट क्या होगा? डेबिट होगा। क्रेडिट किसको करेंगे? जिन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो जैसे अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल नहीं दिया तो टू शेयर सेकंड कॉल। और अगर आपने ऊपर कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट कर रखा है, बताया था ना कॉल से दो ट्रीटमेंट होते हैं, विदाउट ओपनिंग कॉल से एरियर एंड विदाउट ओपनिंग कॉल से एरियर। तो अगर आप ऊपर आपने जब वो कॉल मनी रिसीव नहीं हुआ तो वहां पे अगर आपने कॉल से एरियर अकाउंट डेबिट कर रखा है तो उसको आप कर देंगे क्रेडिट, क्योंकि ये अमाउंट अब आपको रिसीव नहीं होगा, तो उस कॉल से एरियर अकाउंट को कर देंगे क्या? क्रेडिट। और टू शेयर फॉरफीचर, यहाँ पे क्या आएगा? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी। केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है वो यहाँ पे क्या होगा? फॉरफिट हो जाएगा। और ये जो शेयर फॉरफीचर है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट इन नेचर। चलो एक क्वेश्चन से समझते हैं। क्या कह रहा है? कंपनी है जो अपने 10,000 शेयर इश्यू कर रही है ₹10 ईच। कह रहा है एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 4, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 3, फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 2, सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं 1। फिर कह रहा है 10,000 एप्लीकेशन क्या हुआ? रिसीव हुई। कह रहा है एक्स अ शेयर होल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द सेकंड कॉल मनी। कह रहा है 10,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई है, उसमें से एक शेयर होल्डर है एक्स जिसको कंपनी ने 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा एंड हिज शेयर इज फॉरफिटेड। और सेकंड कॉल के बाद कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। अब हमें एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री काय की पास होगी?
सबसे पहली एंट्री पास करेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी कितना है 4 पर शेयर, तो 10,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000 इंटू 4 काय की एंट्री हो गई एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। सेकेंड एंट्री काय की करते हैं शेयर्स को अलॉट करने की, क्या एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 4। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू करने की, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 3। फिर नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 3 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 10,000 इंटू 3। नेक्स्ट एंट्री करेंगे फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की, क्या एंट्री होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 इंटू 2। फिर फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 इंटू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल 10,000 इंटू 2। अब अपन सेकेंड कॉल को ड्यू करेंगे, नेक्स्ट एंट्री में क्या करेंगे सेकेंड कॉल ड्यू करेंगे 1 रुपी का, तो शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट डेबिट, तो बताया था आपको ये जो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट है इट इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके सारे शेयर होल्डर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो शेयर होल्डर से सेकंड कॉल मनी मंगाना है तो सारे शेयर होल्डर्स को हमने अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया, क्या बना लिया डेटर बना लिया, इसलिए शेयर सेकंड कॉल अकाउंट हो गया डेबिट। और कंपनी 1 रुपी का सेकंड कॉल मंगा रही है तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो उसको करते हैं क्रेडिट। और क्या होगा अब क्या कह रहा है ये सेकंड कॉल ड्यू हो गया, अब कह रहा है शेयरहोल्डर है एक्स जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट करे थे उसने सेकंड कॉल नहीं दी, तो 10,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर्स ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, 10,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो 10,000 में से 2,000 ने पे नहीं करा तो कितने से रिसीव हुआ 8,000 शेयरहोल्डर से आपको सेकंड कॉल मनी रिसीव हो रहा है, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 8,000 इंटू 1 टू शेयर सेकंड कॉल 8,000 इंटू 1। अब जरा समझना इस चीज को, आपने यहाँ पे शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था कितने से 10,000 इंटू 1, यानी आपने सारे शेयरहोल्डर्स को अपना डेटर बना रखा है, अब 10,000 में से 8,000 से रिसीव हुआ तो आपका शेयर सेकंड कॉल अकाउंट यहाँ पे डेबिट कितने से हुआ था 10,000, क्रेडिट कितने से हुआ है 8,000, तो यहाँ पे 2001 के हिसाब से ये अभी भी हमारा क्या बना हुआ है डेटर बना हुआ है, क्या बना हुआ है डेटर बना हुआ है कौन एक्स। अब कह रहे हैं इसने सेकंड कॉल नहीं दी तो कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा फोरफीट कर लिया आफ्टर द सेकंड कॉल, तो क्या हुआ फोरफीचर में क्या होता है ये जो एक्स को 2,000 शेयर्स अलॉट करें कंपनी शेयर्स को कैंसिल कर देगी, तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल कम हो जाएगी कितने से 2,000 शेयर से, कैपिटल लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी जब रिड्यूस होती है तो उसको करते हैं क्या अपन डेबिट, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और किससे डेबिट होगा कॉल्ड अप कैपिटल, तो कंपनी ने एप्लीकेशन मंगा ली अलॉटमेंट मंगा लिया फर्स्ट कॉल मंगा ली सेकंड कॉल मंगा ली, तो 4 + 3 + 2 + 1 कॉल्ड अप कैपिटल कितनी हो गई 10 रुपीज। तो जब भी शेयर फोरफिट करते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है और किससे डेबिट किया जाता है कॉल्ड अप कैपिटल, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 10 रुपीज, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 10,000 2,000 इंटू 10। अब क्रेडिट किसको करेंगे जिन कॉल का पैसा नहीं दिया उसको क्रेडिट करेंगे, तो क्या नहीं दिया इसने सेकंड कॉल नहीं दिया, तो बात आती क्यों कर रहे हैं सेकंड कॉल को क्रेडिट, सेम लॉजिक कि जब सेकंड कॉल मनी ड्यू हुआ था तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट किया था 10,000 इंटू 1 से, फिर 10,000 में से 2,000 ने सेकंड कॉल का अमाउंट नहीं दिया तो रिसीव करते समय शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट हुआ है 8,000 इंटू 1 से, तो ये शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अभी भी 2,000 इंटू 1 से डेबिट हो रखा है, मतलब अभी भी आपने एक्स को, ये जो एक्स आपका शेयर होल्डर है कंपनी ने इस एक्स शेयर होल्डर को अपनी बुक्स में अपना डेटर बना रखा है 2,000 इंटू 1 से, तो अब इसके शेयर तो कैंसिल हो रहे हैं ना, अब इससे तो अब कभी पैसा आएगा ही नहीं, शेयर ही फोरफिट हो गए कैंसिल हो गए, तो ये जो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट अभी भी डेबिट हो रखा है इसको अब क्लोज कर देंगे, तो इसलिए इसको करेंगे क्या क्रेडिट टू शेयर सेकंड कॉल 2,000 इंटू 1, तो 10,000 तो यहाँ डेबिट हुआ था 10,000 में से 8,000 यहाँ क्रेडिट हुआ सेकंड कॉल रिसीव करते समय
और 2000 से यहाँ क्रेडिट कर दिया, तो अब आपका शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्लोज हो गया। और क्या क्रेडिट करेंगे? शेयर फॉरफीचर अकाउंट। तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होगा? जो भी कैपिटल अमाउंट अभी तक रिसीव हो चुका है वो सारा पैसा कंपनी उसका शेयर होल्डर का फॉरफिट कर लेगी। तो ये आपका शेयर होल्डर एप्लीकेशन दे चुका, अलॉटमेंट दे चुका, फर्स्ट कॉल दे चुका, तो 432 4 और 3 7 2 9 रुपीज ये पे कर चुका है। तो 9 रुपीज हम इसके क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2000 इंटू 9। क्लियर है? तो जब शेयर पार पे इश्यू होते हैं तो ये फॉरफीचर की एंट्री की जाती है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं कि अगर आपने शेयर को इश्यू करा है प्रीमियम पे तो उस केस में फॉरफीचर की क्या एंट्री होगी? अब इसके अंदर भी दो केस बनते हैं। पहला केस बनता है इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव। मतलब प्रीमियम ड्यू एंड रिसीव मतलब कि जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे उस कॉल का पैसा तो शेयरहोल्डर ने पे कर दिया, लेकिन जो रिमेनिंग कॉल्स बची हैं उन कॉल का पैसा शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा, इसलिए कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। तो क्या हुआ? प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव। ड्यू एंड रिसीव मतलब कि जिस भी कॉल के साथ मैं प्रीमियम मंगा रहा था वो तो शेयरहोल्डर ने पे कर दी, लेकिन जो उसके बाद रिमेनिंग कॉल्स बची थी वो शेयरहोल्डर ने पे नहीं करी है, इसलिए कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की? क्या बताया था? जब भी शेयर फॉरफिट होगा तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होगा। किससे डेबिट करेंगे? कॉल्ड अप कैपिटल से। फिर क्रेडिट किसको करेंगे? जिन कॉल का पैसा नहीं दिया उनको क्रेडिट करेंगे। अलॉटमेंट नहीं दिया तो टू शेयर अलॉटमेंट, फर्स्ट नहीं दिया तो टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेकंड नहीं दिया तो टू शेयर सेकंड कॉल। और अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया है तो नीचे ये कॉल्स इन एरियर अकाउंट हो जाएगा क्या? क्रेडिट। और टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, यहाँ पे क्या क्रेडिट होगा? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है। अब यहाँ पे आपको प्रीमियम भी रिसीव हो गया होगा, बट सिक्योरिटी प्रीमियम फॉरफिट नहीं करते हैं, केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है वही क्या होता है? फॉरफिट किया जाता है। तो अगर शेयर इशू हुआ है प्रीमियम पे और प्रीमियम ड्यू और रिसीव दोनों हो गया, मतलब जिस भी कॉल के साथ प्रीमियम का पैसा मंगाया जा रहा था उस कॉल का पैसा आपके शोल्डर ने पे कर दिया है, आगे की कॉल का पैसा नहीं दिया इसलिए शेयर फॉरफिट हुए, तो ये एंट्री होगी किसकी? फॉरफीचर की। समझ में आई बात? देखो एक क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक्स लिमिटेड इशू 20,000 शेयर रुपीज 10 इज एट 12। 10 का शेयर है, 12 में इशू कर रहे हैं, मतलब इशूड एट प्रीमियम हो गया। कैसे मंगा रहे हैं? एप्लीकेशन पे 4, अलॉटमेंट पे 5 मंगा रहे हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 के अंदर 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो 5 में से 2 का प्रीमियम हो गया तो 3 कैपिटल के हो गए। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 2 और सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं 1। कह रहा है 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। कह रहा है एक्स शेयर होल्डर होल्डिंग 1500 शेयर डिड नॉट पे फर्स्ट एंड सेकंड कॉल मनी। कह रहा है एक्स हमारा एक शेयर होल्डर है जिसको हमने 1500 शेयर्स अलॉट करें। कह रहा है उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल का पैसा नहीं दिया एंड आफ्टर सेकंड कॉल कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। अब हमें इसकी एंट्रीज पास करनी इन द बुक्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहली एंट्री पास करेंगे काय की? एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की। तो कितनी एप्लीकेशन आई है? 20,000 एप्लीकेशन आई है और एप्लीकेशन मनी कितना है? 4 रुपीज पर शेयर। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की, तो एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 इंटू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4। नेक्स्ट एंट्री करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। अलॉटमेंट पे 5 मंगा रहे हैं जिसके अंदर 2 का सिक्योरिटीज प्रीमियम है, 3 का कैपिटल है। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू 5 टू शेयर कैपिटल 20,000 टू 3 एंड टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 20,000 इंटू 2। तो ये काय की एंट्री कर दी? अलॉटमेंट को ड्यू करने की। अब अलॉटमेंट मनी रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू 5 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 इंटू 5। नेक्स्ट एंट्री पास करेंगे क्या की? फर्स्ट कॉल को ड्यू करने की। तो फर्स्ट कॉल कितना है? 2 रुपीज। तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू 2। आपने अपने सारे शेयर होल्डर्स को अपनी बुक्स में अपना डेटर बना लिया। कितने से? 20,000 टू 2 40,000 रुपीज से। तो कंपनी की शेयर कैपिटल 40,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट। तो टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 2।
अब क्या कह रहा है, एक्स एक शेयर होल्डर है जिसको 1500 शेयर्स अलॉट किए थे, कह रहा है उसने फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 20,000 में से 1500 शेयर होल्डर ने फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो फर्स्ट कॉल आपको किससे रिसीव हो रही है, रिमेनिंग 18,500 शेयर होल्डर से। तो एंट्री हो जाएगी फर्स्ट कॉल को रिसीव करने की 18,500 इंटू टू टू शेयर फर्स्ट कॉल 18,500 इंटू टू। अब क्या हुआ है, आपने शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया था 20,000 इंटू टू से, और शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट क्रेडिट हुआ है कितने से, 18,500 इंटू टू से, यानी 1500 इंटू टू के हिसाब से अभी भी आपका शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट ओपन है, या यूं बोल सकते हैं अभी भी कंपनी की बुक्स में ये जो शेयर होल्डर एक्स है वो कंपनी की बुक्स में उसका डेटर बना हुआ है। क्या बना हुआ है, डेटर बना हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री पास करते हैं सेकंड कॉल को ड्यू करने की। तो सेकंड कॉल कितने की है, 1 की है, तो शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू 1, तो सारे शेयर होल्डर्स को दोबारा डेटर बना लिया, कितने से, 20,000 रुपीज से। तो शेयर सेकंड कॉल इज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सारे शेयर होल्डर्स को, तो शेयर होल्डर्स को अपना डेटर बना लिया क्योंकि सेकंड कॉल मंगानी है, और सेकंड कॉल के 1 मंगाएंगे तो इससे कंपनी की शेयर कैपिटल और 1 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट, तो टू शेयर कैपिटल 20,000 इंटू 1। अब क्या कह रहा है, एक्स एक शेयर होल्डर है जिसको 1500 शेयर्स अलॉट हुए थे, उसने सेकंड कॉल पे नहीं करी, तो 20,000 में से 1500 शेयर होल्डर ने सेकंड कॉल का अमाउंट पे नहीं करा, तो सेकंड कॉल आपको किससे रिसीव हो रही है, रिमेनिंग 18,500 शेयर होल्डर से। तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट 18,500 इंटू 1 टू शेयर सेकंड कॉल 18,500 इंटू 1। अब क्या हुआ यहाँ पे भी, आपका शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट हुआ है 20,000 टू 1 से, और शेयर सेकंड कॉल अकाउंट क्रेडिट कितने से हुआ है, 18,500 इंटू 1 से। तो यहाँ पे अभी भी शेयर सेकंड कॉल अकाउंट ओपन है कितने से, 1500 इंटू 1 से, यानी एक्स अभी आपका डेटर बना हुआ है सेकंड कॉल का, कितने से, 1500 रुपीज से। अब कह रहा है आफ्टर द सेकंड कॉल कंपनी ने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो शेयर काय पे इशू हुए थे, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे, और इसके शेयर क्यों फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया, यानी ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट तो दे चुका है, यानी एक्स इस केस में क्या हो रहा है कि ये अलॉटमेंट मनी पे कर चुका है, मतलब प्रीमियम ड्यू भी हो गया, इस थर्ड एंट्री में प्रीमियम ड्यू भी हो गया, एज वेल एज पूरा का पूरा प्रीमियम क्या हुआ, रिसीव भी हो गया। हम इस वाई के शेयर एक्स के शेयर क्यों फॉरफिट कर रहे हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दी, ये एप्लीकेशन और अलॉटमेंट दे चुका है, और प्रीमियम हम किसके साथ मंगा रहे थे, अलॉटमेंट के साथ, यानी क्या हुआ, प्रीमियम अलॉटमेंट पे ड्यू भी हो गया एज वेल एज रिसीव भी हो गया। शेयर क्यों फॉरफिट हो रहे हैं, क्योंकि इसने फर्स्ट और सेकंड कॉल पे नहीं करी है। तो क्या एंट्री होगी फॉरफीचर की, जब भी शेयर्स फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से। तो कितनी है कॉल्ड अप, कंपनी ने एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल सब मंगा ली, तो कॉल्ड अप कितनी है, 4 रुपए एप्लीकेशन पे कैपिटल है, अलॉटमेंट पे कैपिटल अमाउंट कितना है, 3 रुपीज का, सेकंड कॉल पे 2 और 1 कितने हो गए, 10 रुपीज कॉल्ड अप कैपिटल हो गई। सिक्योरिटी प्रीमियम इज नॉट अ कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम कैपिटल नहीं होता, तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 10। तो जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, किससे, कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, 10 रुपीज, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 10। क्रेडिट किसको करते हैं, जिन कॉल का अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, तो किसका रिसीव नहीं हुआ, फर्स्ट और सेकंड कॉल, तो फर्स्ट कॉल पे कितने नहीं मिले, 1500 इंटू टू, तो टू शेयर फर्स्ट कॉल 1500 इंटू टू। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल में ये अभी भी आपका यहाँ पे डेटर बना हुआ था, अब इसकी शेयर तो फॉरफिट हो गए ना, तो अब ये 1500 इंटू टू रिकवर नहीं होंगे, तो इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए इसको यहाँ पे कर दिया क्रेडिट। ऐसी और क्या नहीं दिया, सेकंड कॉल नहीं दी, तो ये भी हमारा शेयर सेकंड कॉल अकाउंट में भी डेटर बना हुआ है 1500 इंटू 1 से, तो अब ये अमाउंट आपको कभी रिकवर नहीं होगा, तो उसको अकाउंट को भी क्लोज करना है, तो टू शेयर सेकंड कॉल 1500 इंटू 1। और क्या क्रेडिट करेंगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्या क्रेडिट होता है, जो कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, तो यहां पे आपके शेयर होल्डर ने एक्स ने क्या क्या पे कर दिया है,
एक्स ने यहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट दोनों पे कर दिए हैं, तो एप्लीकेशन पे कैपिटल अमाउंट 4 रुपीज़ का है और अलॉटमेंट में कैपिटल अमाउंट कितने रुपीज़ का है, 3 रुपीज़ का। तो यानी 7 रुपीज़ का कैपिटल अमाउंट इसने पे कर दिया है, जो हम इसका फॉरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 1500 इंटू 7। पे तो इसने सिक्योरिटी प्रीमियम भी कर दिया है, बट सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट फॉरफिट नहीं होता है, केवल जो कैपिटल अमाउंट रिसीव होता है उसी को फॉरफिट किया जाता है। समझ में आई बात? नेक्स्ट क्या पढ़ रहे थे? फॉरफीचर पढ़ लिया। इशू एट पार, इशूड एट प्रीमियम, इसके अंदर पहला केस पढ़ लिया, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू एंड रिसीव। ना उसके अंदर सेकंड केस पढ़ रहे हैं, केस बी के अंदर सेकंड, इफ प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव। क्या मतलब होता है प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव का? इसका मतलब होता है कि जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे, सिक्योरिटीज प्रीमियम का अमाउंट मंगा रहे थे, उस कॉल का अमाउंट तो शेयरहोल्डर ने, उस कॉल का अमाउंट शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा। जिस भी कॉल के साथ सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट मंगाया जा रहा था, उस कॉल का अमाउंट शेयरहोल्डर ने पे नहीं करा, इसलिए कंपनी उसके शेयर्स को क्या कर रही है? फॉरफिट कर रही है। इसलिए कंपनी उसके शेयर्स को फॉरफिट कर रही है कि जिस भी कॉल के साथ प्रीमियम मंगा रहे थे वो उसने पे नहीं करा। तो जिस भी कॉल के साथ आप प्रीमियम मंगा रहे हो तो उसको पहले ड्यू करोगे। तो आपने अपने सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को, कॉल को ड्यू करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया होगा फुल अमाउंट से, बट आपको वो फुल अमाउंट रिसीव नहीं हुआ, वो फुल अमाउंट अब आपको रिसीव नहीं हुआ। तो क्या एंट्री होगी? जब भी शेयर फॉरफिट होते हैं तो शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है? कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट। कॉल्ड अप कैपिटल टिल डेट मतलब जिस डेट को कंपनी, जिस डेट को कंपनी अपने शेयर फॉरफिट कर रही है, उस डेट को कंपनी ने कितना पैसा अपने शोल्डर से मंगा लिया है, तो शेयर कैपिटल तो डेबिट होगा ही होगा। अब यहाँ पे आपका सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा, क्योंकि जब आपने कॉल मनी ड्यू करी होगी तो उसमें सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट किया होगा फुल अमाउंट से, बट उस कॉल का पैसा तो शेयरहोल्डर ने पे ही नहीं करा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट कर रखा है फुल अमाउंट से, बट वो फुल अमाउंट आपको रिसीव ही नहीं हुआ। तो हमें बुक्स में दिखाने एक्चुअल में कितना प्रीमियम रिसीव हुआ है। तो जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, उस सिक्योरिटी, उस अमाउंट को क्या करोगे आप? उस सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट को आप क्या करोगे? डेबिट कर दोगे, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा किससे? जो प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ। अब ये भी एमसीक्यू में आने के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर व्हेन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट इज डेबिटेड, तो कब डेबिट होगा? व्हेन प्रीमियम हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाएगा बट वो अगर रिसीव नहीं होगा, तो उस केस में शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर कैपिटल अकाउंट के साथ सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को भी क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट। समझ में आ गया कि जब वो कॉल मनी ड्यू करी थी तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट फुल अमाउंट से क्रेडिट हुआ था, बट उतना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ। तो जितना प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उससे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। तो सिक्योरिटी शेयर्स को फॉरफिट करते समय सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कब डेबिट करेंगे? व्हेन इट हैज बीन ड्यू बट नॉट रिसीव। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट किस अमाउंट से डेबिट होगा? उस अमाउंट से जहां पे प्रीमियम ड्यू तो हो गया बट रिसीव नहीं हुआ, ठीक है ना, उस अमाउंट से डेबिट करेंगे। क्रेडिट क्या करेंगे? जिन भी कॉल का पैसा नहीं दिया उनको क्रेडिट करेंगे। और अगर आपने ऊपर कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट किया है तो नीचे कॉल्स इन एरियर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। और टू शेयर फॉरफीचर, जो भी कैपिटल अमाउंट अभी रिसीव हुआ है वो सारा कैपिटल अमाउंट कंपनी उसका क्या करेगी? फॉरफिट कर लेगी। समझ में आई बात? देखिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। एक कंपनी है जो अपने 20,000 शेयर इशू कर रही है, 10 का शेयर है, 12 में इशू हो रहा है। कह रहा है एप्लीकेशन पे मंगा रहे हैं 4, अलॉटमेंट पे मंगा रहे हैं 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो 5 के अंदर 2 रुपीज तो प्रीमियम हो गया और 3 रुपीज कैपिटल के हो गए। फर्स्ट कॉल पे मंगा रहे हैं 2 और सेकंड कॉल पे मंगा रहे हैं 1। कह रहा है 20,000 एप्लीकेशन रिसीव हुई। कह रहा है जेड अ शेयरहोल्डर होल्डिंग 2,000 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल मनी। कह रहा है जेड एक शेयरहोल्डर है जिसको अपने 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे, उसने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा एंड हिज शेयर इज फॉरफिटेड। और फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने उसके शेयर्स को क्या करा? फॉरफिट कर लिया। तो अब इसकी एंट्री पास करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री पास होगी एप्लीकेशन मनी रिसीव करने की।
कितनी एप्लीकेशन आई है 20,000 और एप्लीकेशन मनी कितना है 4 पर शेयर। तो बैंक अकाउंट डेबिट 20,000 टू 4 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री पास करेंगे शेयर्स को अलॉट करने की। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 20,000 टू 4 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 4। सेकेंड एंट्री पास करेंगे अलॉटमेंट को ड्यू करने की। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू 5। अब 5 में से 3 रुपीज तो शेयर कैपिटल का है, तो टू शेयर कैपिटल 20,000 टू 3 और 2 रुपीज का के हैं सिक्योरिटीज प्रीमियम के, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 20,000 इंटू 2। अब क्या कह रहा है, जेड एक शेयरहोल्डर है जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए थे, कह रहा है उसने अलॉटमेंट मनी पे नहीं करा। जेड जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट हुए थे उसने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा, तो 20,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर्स ने अलॉटमेंट का अमाउंट पे नहीं करा। तो यानी अलॉटमेंट आपको किससे रिसीव हो रहा है, जो रिमेनिंग 18,000 शेयरहोल्डर हैं उनसे आपको अलॉटमेंट मनी क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू 5 टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 18,000 इंटू 5। फिर फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट 20,000 टू 2 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 20,000 इंटू 2। क्या कह रहा है, जेड जिसको आपने 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे उसने फर्स्ट कॉल भी नहीं दी, तो 20,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर ने सेकंड कॉल का फर्स्ट कॉल का अमाउंट पे नहीं करा। तो 20,000 में से 2,000 शेयरहोल्डर ने फर्स्ट कॉल पे नहीं करी, तो फर्स्ट कॉल आपको रिसीव हो रही है रिमेनिंग 18,000 शेयरहोल्डर से। तो बैंक अकाउंट डेबिट 18,000 टू 2 टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 18,000 इंटू 2। अब क्या कह रहा है, फर्स्ट कॉल के बाद ही कंपनी ने इसके शेयर्स को क्या करा, फोरफिट कर लिया जस्ट आफ्टर द फर्स्ट कॉल। तो क्या होगी फोरफीचर की एंट्री, शेयर काय पे इशू हुआ था, प्रीमियम, प्रीमियम काय पे मंगा रहे हैं, अलॉटमेंट पे, और इसने अलॉटमेंट नहीं दिया। यानी इस थर्ड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ड्यू तो हो गया फुल अमाउंट से, थर्ड एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट ड्यू तो हो गया, क्रेडिट तो हो गया फुल अमाउंट से, बट इतना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि एक शेयरहोल्डर था जेड जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट करे, उसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। यानी क्या हुआ, प्रीमियम ड्यू तो हो गया थर्ड एंट्री में, बट ये इतना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ, इतना प्रीमियम आपको रिसीव हुआ नहीं। तो जब भी शेयर्स फॉरफिट करते हैं तो कौन सा अकाउंट हमेशा डेबिट होता है, शेयर कैपिटल अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। किससे डेबिट होता है, कॉल्ड अप कैपिटल से डेबिट होता है। तो जरा बताइए यहाँ पे कॉल्ड अप कैपिटल कितनी होगी, कितनी है कॉल्ड अप कैपिटल। अभी कंपनी ने एप्लीकेशन मंगाया, अलॉटमेंट मंगाया, फर्स्ट कॉल मंगाया, सेकंड कॉल नहीं मंगाई है। और कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब क्या होता है कि टोटल कैपिटल में से वो अमाउंट जो शेयरहोल्डर ने कंपनी से मंगा लिया है, जो कंपनी ने शेयरहोल्डर से मंगा लिया है, वो आपकी कॉल्ड अप कैपिटल कहलाती है। तो कंपनी ने अभी एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल मंगाई है, तो एप्लीकेशन पे कैपिटल अमाउंट 4 है, अलॉटमेंट 5 का था लेकिन इसके अंदर कैपिटल कितनी है 3 की, और फर्स्ट कॉल पे कैपिटल अमाउंट कितने का है 2 का, तो 4 + 3 + 2 कितना हो गया 9। तो कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है 9 रुपीज की कॉल्ड अप कैपिटल है। तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,000 टू 9। अब यहाँ पे आपने प्रीमियम ड्यू तो कर दिया बट रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि Z जिसको 2,000 शेयर्स अलॉट किए थे उसने अलॉटमेंट नहीं दिया और प्रीमियम आप अलॉटमेंट पे मंगा रहे हो, तो प्रीमियम यहाँ पे फुल अमाउंट से ड्यू तो हो गया बट इतना प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ है। तो जब प्रीमियम ड्यू हो जाता है बट वो रिसीव नहीं होता तो शेयर्स को फॉरफिट करते समय हम सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट करते, किससे, जो प्रीमियम आपको रिसीव नहीं हुआ उससे, जो प्रीमियम ड्यू हो गया उसमें से जो प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ उससे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट भी डेबिट होगा 2,000 इंटू 2 से। क्रेडिट किसको करेंगे, जिन कॉल का पैसा नहीं दिया। तो एक तो उसने अलॉटमेंट नहीं दिया, तो अलॉटमेंट पे कितने नहीं दिए 5 रुपीज नहीं दिए, तो यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया था 20,000 टू 5 से, और क्रेडिट कितने से किया है 18,000 टू 5 से, तो यह अभी भी 2,000 इंटू 5 से डेबिट हो रखा है, डेटर बना हुआ है। तो अब ये पैसा कभी रिकवर नहीं होगा, इसको क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने के लिए कर देंगे क्रेडिट टू शेयर अलॉटमेंट 2,000 इंटू 5। और क्या नहीं दिया, फर्स्ट कॉल। तो जब फर्स्ट कॉल ड्यू करी थी तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट किया था 20,000 इंटू 2 से,
और फिर फर्स्ट कॉल को क्रेडिट कराए 18,000 इंटू 2 से, तो ये अभी भी 2,000 इंटू 2 से हमारा डेटर बना हुआ है। तो इसको क्लोज करना है, तो इसको क्लोज करने के लिए कर देंगे क्रेडिट टू शेयर फर्स्ट कॉल 2,000 इंटू 2। और क्रेडिट किसको करते हैं? शेयर फॉरफीचर अकाउंट को। क्या क्रेडिट होता है उसमें? जो भी कैपिटल अमाउंट रिसीव हुआ है, तो इस शोल्डर ने केवल एप्लीकेशन के 4 रुपीज पे करें, तो ये 4 रुपीज उसका हम क्या करेंगे? फॉरफिट कर लेंगे। तो टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट 2,000 इंटू 4। बताइए समझ में आई क्या बात? तो ये था आपका टॉपिक फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। अब ये जो शेयर्स आपने फॉरफिट करें, इन शेयर्स को दोबारा री इशू किया जाता है। कंपनी इन शेयर्स को दोबारा किसी दूसरे शेयर होल्डर को, किसी दूसरे इन्वेस्टर को दोबारा इन शेयर्स को री इशू कर देती है। अब ये री इशू तीन तरीके से हो सकते हैं, पार पे भी, प्रीमियम पे भी और डिस्काउंट पे भी। शेयर को अगर कंपनी दोबारा री इशू कर रही है तो वो डिस्काउंट पे री इशू हो सकता है। तो अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हैं काय पे? पार पे, मतलब जितने रुपए का शेयर है उतने ही वैल्यू पे आप दोबारा किसी और को अगर री इशू कर रहे हैं, यानी फेस वैल्यू इज इक्वल टू द इशू प्राइस ऑफ शेयर, तो वो क्या कहलाएगा? इशूड एट पार। तो अब यहाँ पे कोई एप्लीकेशन वगैरह तो मंगाएंगे नहीं, डायरेक्टली सामने वाले इन्वेस्टर को आप शेयर अलॉट कर रहे हो। तो शेयर को अलॉट करने की एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट, जो भी पेड अप कैपिटल आपको रिसीव हो रही है और शेयर दोबारा री इशू हो रहा है, तो कंपनी की कैपिटल दोबारा बढ़ेगी। कैपिटल लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो करते हैं क्रेडिट, तो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जैसे अभी अपन ये क्वेश्चन कर रहे थे, जो पहला क्वेश्चन था जिसमें एक शोल्डर था एक्स, जिसको 2,000 शेयर दिए थे, उसने सेकंड कॉल नहीं दी थी, और सेकंड कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए थे। सपोज करो इन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू कर रहे हैं 10 रुपीज फुल्ली पेड अप में। जब भी किसी के आगे लग जाए ना फुल्ली पेड अप, इसका मतलब होता है इस इन्वेस्टर से फुल एंड फाइनल अमाउंट मंगा लिया है, अब आगे फ्यूचर में और इससे और कुछ नहीं मंगाएंगे। ठीक है ना? तो शेयर कितने का था? 10 का, और 10 में ही दोबारा री इशू हो रहा है, तो री इशू काय पे कर रहे हैं? पार पे। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 2,000 इंटू 10 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2,000 इंटू 10। ये री इशू हो गया काय पे? पार पे। ऐसी अगर आप शेयर को री इशू कर रहे हो प्रीमियम पे, यानी जितनी शेयर की फेस वैल्यू है उससे ज्यादा अमाउंट में अगर आप शेयर को इशू कर रहे हो, यानी आज या फिर यूं बोलिए जितनी शेयर की पेड अप वैल्यू है उससे ज्यादा वैल्यू पे शेयर को इशू कर रहे हैं, तो क्या कहलाएगा? इशूड एट प्रीमियम। क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टोटल रिसिप्ट टू शेयर कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा पेड अप कैपिटल, और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, जो भी फेस वैल्यू या पेड अप वैल्यू से ऊपर जो अमाउंट आपने लिया है, तो वो कहाँ क्रेडिट हो जाएगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम में। जैसे भी अपने सेकंड क्वेश्चन किया था जिसमें एक शोल्डर था एक्स, जिसको 1500 शेयर दिए थे, उसने फर्स्ट और सेकंड कॉल नहीं दिया था, और सेकंड कॉल के बाद हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए थे। अब सपोज करो इन फॉरफिटेड शेयर्स को दोबारा री इशू कर दिया, कैसे? 15 रुपीज में। तो शेयर की फेस वैल्यू 10 थी, 10 के शेयर को 15 में री इशू कर रहा है, तो यानी 5 रुपीज का क्या ले रहा है? प्रीमियम ले रहा है। तो री इशू की एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 5, 15 में से 10 कैपिटल के हैं, तो टू शेयर कैपिटल 1500 इंटू 10, और 5 प्रीमियम है, तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 1500 इंटू 5। तो ये शेयर री इश्यू हो गया काय पे? प्रीमियम पे। ऐसी आपका शेयर डिस्काउंट पे भी री इश्यू हो सकता है। री इश्यू शेयर डिस्काउंट पे भी हो सकता है, यानी 10 का शेयर है, कंपनी 8 रुपीज में री इशू कर रही है, यानी 2 रुपीज का डिस्काउंट हो गया, तो क्या एंट्री होती है? पैसा मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट, जैसे 8 मिले तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज, 2 रुपीज का डिस्काउंट दे रहे हो, तो ये डिस्काउंट ऑन इशू क्या है? आपका एक्सपेंस है, और बिजनेस में जब भी कोई एक्सपेंस होता है तो उसको डेबिट करते हैं, तो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। टू शेयर कैपिटल, कैपिटल कितने से बढ़ जाएगी? 10 रुपीज से। तो 10 का शेयर है, 8 में री इशू करा है, 2 का डिस्काउंट दिया है, तो बैंक अकाउंट डेबिट 8 रुपीज, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर अकाउंट डेबिट 2 रुपीज, टू शेयर कैपिटल अकाउंट कितना? 10 रुपीज। अब क्या होता है, जो डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ शेयर है इसको राइट ऑफ किया जाता है। अपन ने जो शेयर फॉरफीचर में अमाउंट क्रेडिट किया है ना, उससे इसको राइट ऑफ करते हैं, उससे इसको क्या किया जाता है? राइट ऑफ किया जाता है। तो जो शेयर फॉरफीचर में शेयर्स को फॉरफिट करते समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया है ना,
उस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाता है काय के लिए, अगर शेयर को आप री इशू कर रहे हैं तो री इशू करते समय जो भी आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं या लॉसेस हो रहे हैं उनको राइट ऑफ करने के काम में आता है शेयर फॉरफीचर का बैलेंस। तो ये जो डिस्काउंट ये एक खर्चा है तो इसको आप राइट ऑफ करोगे किससे, उस शेयर फॉरफीचर के बैलेंस से। तो एंट्री पास करोगे शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर। अब चाहो तो इन दो एंट्री के बजाय एक कंबाइंड एंट्री भी पास कर सकते हो इसकी। क्या, जैसे यहाँ पे बैंक अकाउंट तो डेबिट हुआ, अब डिस्काउंट डेबिट हुआ, डिस्काउंट क्रेडिट हो गया, तो अब इसकी नेट एंट्री क्या कर सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट यहाँ जाएगी टोटल रिसिप्ट, ये जो डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है इसकी जगह आप डायरेक्टली शेयर फॉरफीचर अकाउंट को डेबिट कर सकते हो, क्योंकि जो डिस्काउंट का खर्चा है बाद में ये फॉरफीचर से ही राइट ऑफ होगा, तो इसलिए आप डायरेक्टली यहाँ पे जो भी डिस्काउंट का अमाउंट है उसकी जगह शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर सकते हो, क्योंकि ये जो डिस्काउंट है ये खर्चा आगे जाके आपको शेयर फॉरफीचर अकाउंट से राइट ऑफ करना है। तो इन दो एंट्री के बजाय ये कंबाइंड एंट्री पास करने के लिए डिस्काउंट की जगह आप ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट कर दोगे, जिसके अंदर क्या आएगा, डिस्काउंट ऑन री इशू और टू शेयर कैपिटल। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं कि शेयर को री इशू कर सकते हैं डिस्काउंट पे, बिल्कुल कर सकते हैं। कितने, कितना डिस्काउंट दूं, मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दूं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मैक्सिमम कितना डिस्काउंट देते हैं एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर। ठीक है ना, ये बहुत बार एग्जाम में एमसीक्यू में भी आ चुका है ये क्वेश्चन कि जब शेयर्स को री इशू किया जाता है डिस्काउंट पे तो मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दिया जाता है। तो इसका आंसर होता है अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि जब आपने शेयर्स को फॉरफीट किया था तो उस समय आपने अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना अमाउंट क्रेडिट किया था उतना मैक्सिमम डिस्काउंट दिया जा सकता है एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। और ये एग्जाम में एमसीक्यू में आने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मैक्सिमम डिस्काउंट गिवन एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर। तो आंसर क्या होगा, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स, कि शेयर्स को फॉरफीट करते समय शेयर फॉरफीचर अकाउंट के अंदर जो अमाउंट क्रेडिट किया जाता है उतना मैक्सिमम डिस्काउंट आप दे सकते हो एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ शेयर्स। तो देखिए लिखा भी है मैक्सिमम डिस्काउंट कितना है, अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट जो अमाउंट आप रिसीव कर रहे हैं, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे जो डिस्काउंट आप दे रहे हो वो इस शेयर फॉरफीचर अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, डिस्काउंट की जगह शेयर फॉरफीचर क्यों डेबिट कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आप यहाँ पे डिस्काउंट को डेबिट करोगे तो फिर आपको एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी, ये डिस्काउंट का खर्चा शेयर फॉरफीचर अकाउंट से राइट ऑफ होगा। तो इन दो के बजाय एक सिंगल एंट्री करने के लिए जो भी डिस्काउंट अकाउंट है उसको डायरेक्टली शेयर फॉरफीचर अकाउंट से ही राइट ऑफ कर दिया, उसमें डेबिट कर दिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ में आई बात। देखो जैसे अपन ने थर्ड क्वेश्चन किया था जिसमें एक शेयर होल्डर था जेड जिसको हमने 2000 शेयर्स दिए थे, डिड नॉट पे, उसने अलॉटमेंट ऑफ फर्स्ट कॉल नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए थे। क्या कह रहा है, इन 2000 में से 1500 शेयर्स को कंपनी ने दोबारा री इशू कर दिया, कैसे, 8 रुपीज फुल्ली पेड अप में। क्या मतलब होता है फुल्ली पेड अप का, कि आपका 10 का शेयर है, 8 रुपीज मंगा रहे हैं और ये फुल एंड फाइनल मंगा लिया है, अब इसके बाद कंपनी इस शेयर होल्डर से और कुछ नहीं मंगाएगी। तो बात आ रही है 10 के शेयर से 10 के शेयर के केवल 8 ही मंगा रहे हैं, केवल 8 रुपीज ही मंगा रहे हैं, तो यानी यहाँ पे 2 रुपीज का क्या दे दिया है, डिस्काउंट दे दिया है, 2 रुपीज का क्या दे दिया है, डिस्काउंट। तो ये शेयर री इश्यू हो रहा है कितने पे, 2 रुपीज के डिस्काउंट पे। तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट 1500 शेयर री इशू कर रहे हैं कितने में, 8 में, तो बैंक अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 8, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, यहाँ पे क्या डेबिट होता है, जो आपका डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर है, तो कितने का डिस्काउंट था, 2 रुपीज का, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट 1500 इंटू 2, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 1500 इंटू 10। ठीक है, समझ में आ गई बात। तो ये था हमारा री इशू ऑफ शेयर्स, री इशू ऑफ शेयर्स। अब क्या होता है कि फॉरफिटेड शेयर्स को आपने री इशू कर दिया, उसके बाद भी तो जो शेयर आपने जब शेयर फॉरफिट करे थे तो आपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट किया था, तो
एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो अमाउंट आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, इसको आप यूटिलाइज करते हैं। काय के लिए यूटिलाइज करते हैं? अगर आपने शेयर री इशू करा है तो री इशू करने में जो भी एक्सपेंसेस या लॉसेस होते हैं, उन एक्सपेंसेस या लॉसेस को राइट ऑफ करने के लिए ये शेयर फॉरफीचर का बैलेंस यूज किया जाता है। अब क्या हुआ, आपने शेयर री इशू कर दिए, फॉरफिटेड शेयर्स को री इशू कर दिया, और उसके बाद भी और री इशू करते समय जो भी लॉसेस वगैरह हुए, उससे आपने उस लॉसेस को अपने शेयर फॉरफीचर अकाउंट से राइट ऑफ कर दिया। और इन लॉसेस और एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के बाद भी अगर आपके शेयर फॉरफीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा है, री इशू शेयर्स का फॉरफीचर अकाउंट में अगर कोई बैलेंस बचा है, तो डेट बैलेंस विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ये आपका कैपिटल प्रॉफिट होता है, तो हम इसको कहां ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं। समझ में आएगा कंसेप्ट? क्या समझाया मैंने कि एट द टाइम ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर, जो अमाउंट आप शेयर फॉरफीचर अकाउंट में क्रेडिट करते हैं, उस अमाउंट को यूटिलाइज किया जाता है। काय में यूटिलाइज किया जाता है? काय में यूटिलाइज किया जाता है? इन शेयर्स को जब री इशू करोगे, तो री इशू करते समय कोई भी एक्सपेंस या कोई भी लॉस हो रहा है, तो उस एक्सपेंस और लॉस को राइट ऑफ करने के काम में लिया जाता है। आपने शेयर री इशू करे, री इशू करने में जो भी एक्सपेंस या लॉस हुआ, उससे उस लॉस या एक्सपेंस को आपने शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ कर दिया। उसके बाद भी आपके शेयर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बचा हुआ है उन री इशूड शेयर्स का, तो फिर वो बैलेंस शेयर फॉरफीचर अकाउंट से कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। क्या एंट्री पास होगी? एंट्री पास होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब कंसेप्ट तो यही होता है अमाउंट निकालने का, कि जो शेयर फॉरफिट हुए थे उनको री इशू करा, री इशू करने में जो भी एक्सपेंसेस हुए या लॉस हुआ, उससे फॉरफीचर उस अमाउंट को शेयर फॉरफीचर से राइट ऑफ करा, और उसके बाद भी री इशूड शेयर्स का अगर फॉरफीचर में कुछ बैलेंस बचा है, तो वो फॉरफीचर से कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब इस अमाउंट को कैलकुलेट करने के लिए एक फॉर्मूला बना दिया है। क्या है फॉर्मूला? इस एंट्री को करने के लिए इसका जो अमाउंट आएगा उसका ये फॉर्मूला है। क्या है? अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, कि जब शेयर्स आपने फॉरफिट करे थे, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जो अमाउंट आपने क्रेडिट किया था सबसे पहले वो लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड से। जितने नंबर ऑफ शेयर आपने फॉरफिट करें, उससे आप इसको डिवाइड करोगे, फिर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे नंबर ऑफ शेयर री इशू से, कि कितने शेयर आपने री इशू कर दिए, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस पूरे में से माइनस कर देंगे क्या? डिस्काउंट ऑन री इशू ऑफ शेयर। तो जो अमाउंट आपका निकल के आएगा, उससे आप ये एंट्री पास करोगे, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। जैसे अभी अपन ने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, तो इस केस में जब शेयर फॉरफिट हुए थे, तो शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट किया था 2000 टू 9, कितना? 18,000। अब यहाँ पे री इशू शेयर पार पे हुआ था, तो शेयर पार पे इशू हो गया, मतलब री इशू में कोई खर्चा ही नहीं हुआ, यानी री इशू शेयर्स का पूरा 18,000 अभी शेयर फॉरफीचर में क्रेडिट हो रखा है। तो अब ये शेयर री इशू हो गए, तो शेयर री इशू हो गए, तो अब इस फॉरफीचर का जो बैलेंस होता है वो कहाँ ट्रांसफर कर देते हैं? कैपिटल रिजर्व में। तो ये पूरा का पूरा 18,000 कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। इसको एक बार फॉर्मूले में भी देख लेते हैं। अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना क्रेडिट करा है? 2000 टू 9 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट, कितने शेयर फॉरफिट करें? 2000, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू 2000, और डिस्काउंट क्या है? कुछ भी नहीं है, 0। इसको सॉल्व करेंगे, इससे कट गया, कितना आ गया? 18,000। क्या एंट्री हो जाएगी? शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। और ये एंट्री आपको करनी है, जैसे शेयर री इशू होंगे उसके तुरंत बाद आप ये एंट्री पास करोगे। ठीक है ना? ये रूल है कि जैसे फॉरफिटेड शेयर री इशू जाते हैं, तो जो शेयर आपने री इशू कर दिए, उसका फॉरफीचर में जो भी बैलेंस होगा, उस बैलेंस को तुरंत री इशू के तुरंत बाद आप फॉरफीचर के उस बैलेंस को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर देंगे। देखो एक और देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन किया था, तो उस केस में अपन ने शेयर फॉरफीचर में ये क्रेडिट किया था 1500 इंटू 7, और शेयर री इशू हुए थे प्रीमियम पे, तो 10 के शेयर को 15 में री इशू किया था, तो यहाँ तो प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ? शेयर्स को री इशू कर दिया, और री इशू करते समय जो शेयर फॉरफीचर का बैलेंस है ये यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये यूटिलाइज नहीं हुआ, तो ये पूरा का पूरा फॉरफीचर का बैलेंस का ट्रांसफर हो जाएगा? कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा। फॉर्मूले से देखे तो अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फॉरफीचर कितना है? 1500 इंटू 7 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर फॉरफिट 1500,
मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू 1500, और डिस्काउंट क्या है, कोई डिस्काउंट नहीं है, शेयर प्रीमियम पे इशू हुआ था, कितना आ जाएगा 10,500। तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो, कितना क्रेडिट किया था 2000 इंटू 4, जब शेयर फोरफिट करे थे तो कितना क्रेडिट किया था 2000 इंटू 4। अब आपने शेयर तो फोरफिट करे 2000, लेकिन शेयर्स को कितने, इसमें से 1500 शेयर्स ही अभी री इशू हो रहे हैं, और कैसे री इशू करे थे 8 रुपीज में, तो 10 का शेयर 8 में री इशू किया था, मतलब 2 का डिस्काउंट दे रहे हो, ठीक है ना, 2 का डिस्काउंट दिया था, और डिस्काउंट का आपने शेयर फोरफीचर से राइट ऑफ किया था। तो अभी क्या कंसेप्ट समझाया कि जो फोरफिटेड शेयर आपने री इशू कर दिए हैं, उसका फोरफीचर में जो भी बैलेंस बचेगा आफ्टर री इशू, आफ्टर राइटिंग ऑफ द लॉसेस ऑफ री इशू, उन री इशू शेयर्स का फोरफीचर में जो भी बैलेंस बचेगा, दैट अमाउंट विल बी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। देखो पहले आपको कंसेप्ट से समझाता हूं, अदरवाइज फॉर्मूला तो यही है हमारे पास। तो भैया 2000 शेयर फोरफिट हुए थे, एक शेयर पे कितना फोरफिट किया था 4 रुपीज, एक शेयर पे कितना फोरफिट करा है 4 रुपीज, 2000 में से अभी 1500 शेयर री इशू हो रहे हैं, कितने शेयर री इशू हो रहे हैं 1500 शेयर, तो एक शेयर पे फुल फीचर के 4 रुपए हैं, तो 1500 शेयर पे कितना हो गया 6000 रुपीज हो गए, 6000 हो गए। अब आपने जब इन 1500 शेयर्स को री इशू करा, तो री इशू डिस्काउंट पे किया था, कितने 2 रुपीज, और उस डिस्काउंट को आपने यहाँ पे शेयर फॉर फीचर से राइट ऑफ करा, तो 1500 इंटू 2 के हिसाब से आपने इसमें से 3000 रुपीज यूज कर लिए अपने री इशू डिस्काउंट पे किया था, तो डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो 6000 रुपए थे, उसमें से 3000 यूज हो गए डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए, तो अभी भी यहाँ पे कितना बैलेंस बचा 3000 रुपीज बचा। तो जो शेयर आपने री इशू कर दिए हैं उसका फोर फीचर में अभी भी कितना बैलेंस बच रहा है 3000, 2000 शेयर फोरफिट हुए थे, 1500 शेयर री इशू हो रहे हैं, एक शेयर पे 4 रुपए फोरफिट करे थे, तो इन री इशूड शेयर्स का फोरफीचर का कितना बैलेंस है 1500 इंटू 4, 6000 रुपीज का बैलेंस है। इस 6000 के बैलेंस को आपने यूज किया काय के लिए, शेयर डिस्काउंट पे इशू हुआ था, तो डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए यूज में लिया, कितना 1500 इंटू 2, 6000 में से 3000 रुपीज आपने यूज कर लिए काय के लिए, डिस्काउंट के लॉस को राइट ऑफ करने के लिए। तो अब इन री इशूड शेयर्स का फोरफीचर में कितना बैलेंस बचा है 6000 था, 6 में से 3 यूज कर लिया तो 3000 बचा है, तो ये अमाउंट कहाँ ट्रांसफर होगा कैपिटल रिजर्व में। जो शेयर जो फोरफिटेड शेयर री इशू हो जाते हैं उन्हीं का बैलेंस, उन्हीं का फोरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में जाता है। अब ये समझ में नहीं आया हो तो फॉर्मूला भी है हमारे पास, डायरेक्ट एक अमाउंट क्रेडिटेड टू शेयर फोरफीचर, कितना क्रेडिट करा है 2000 इंटू 4, 2000 इंटू 4 डिवाइड किससे करते हैं नंबर ऑफ शेयर फोरफिट, कितने शेयर फोरफिट हुए 2000, 2000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, 1500 शेयर री इशू हो रहे हैं, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ शेयर री इशू, और माइनस क्या करते हैं डिस्काउंट, तो ये आपका डिस्काउंट है 1500 इंटू 2 3000, तो 6 में से 3 गए, कितने बच गए 3000 बच गए, तो एंट्री हो जाएगी शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। समझ में आई क्या बात। तो ये था टॉपिक फुल फीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। अब इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसका क्या ट्रीटमेंट, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मतलब कंपनी को स्टार्ट करने में जो खर्चे होते हैं, तो उसको जब पे करोगे तो एंट्री हो जाएगी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। अब एंड ऑफ द ईयर में इन एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करना है, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस को राइट ऑफ करना है। तो अपन ने पढ़ा था यूटिलाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम सेक्शन 52 कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए आप सिक्योरिटीज प्रीमियम के अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। तो ये जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस आपने पे करे हैं इसको राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले किससे, सिक्योरिटीज प्रीमियम से। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है, अगर आपके पास कोई सिक्योरिटी प्रीमियम है तो उससे राइट ऑफ करोगे, और सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस नहीं है या कम है तो फिर आप उसको किससे राइट ऑफ करोगे, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो क्या एंट्री पास होगी, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डेबिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। ऐसी है कि आप अपने जो प्रमोटर्स हैं जिन्होंने ये सारा बिजनेस स्टार्ट करा, उन्हें जो इतना काम करा उनकी सर्विसेज के लिए उनका कोई शेयर दे रहे हो प्रमोटर्स को, तो एंट्री हो जाएगी इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल। समझ में आया? तो ये हमारे इश्यू ऑफ शेयर के सारे कंसेप्ट आज कंप्लीट हो गए। अब कल से अपन इसके क्वेश्चंस करेंगे, अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि पूरा अच्छे से ये चैप्टर आपको क्लियर हो जाए। तो कल से अपन इसके क्वेश्चंस करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए, ऑल द बेस्ट।